हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? चलो बेटा, आज मैं लाया हूं ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, उस पे मैं आज आपका तीसरा चैप्टर लाया हूं। दो चैप्टर्स ऑलरेडी हमने कवर अप किए, जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 था। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं बोर्ड एग्जाम का जो न्यू पैटर्न है, उसी पे बेस्ड आपका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है बेटा, चलो हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस पे। तो पहले ही हम आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, चलो बेटा, स्टेट एंड डिड्यूस ओम्स लॉ। हाँ, पहले मुझे स्टेट करना है ओम्स लॉ और उसके बाद डिराइव करना है ओम्स लॉ, फिर इसी लॉ से डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिफाइन कर रही है। चलो बेटा, स्टेटमेंट आप बोलिए ओम्स लॉ की, सब ने पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ी होगी, हर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी होगी, हर किसी टीचर ने पढ़ाई होगी। आपको पता है बेटा ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है प्यारे बच्चों, क्या स्टेट करता है? द करंट जो है, द करंट flowing through a conductor, the current flowing through a conductor। ठीक है, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। हाँ, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इफ फिजिकल कंडीशन, अगर फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है बेटा? फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर आता है प्यारे बच्चों, फिजिकल कंडीशंस में प्रेशर आता है, फिजिकल कंडीशन में स्ट्रेन आता है। ये चीजें अगर कांस्टेंट रहे, अगर ये चीजें चेंज ना हो, अगर टेम्परेचर सेम रहे, अगर प्रेशर सेम रहे, अगर स्ट्रेन सेम रहे, अगर एक कंडक्टर के एंड्स को आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई की, ठीक है, और इसमें करंट I फ्लो हुई, तो ये जो है करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन कब बेटा? जो फिजिकल कंडीशन जो है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्ट्रेन है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहे अक्रॉस द कंडक्टर, ये चीजें जब कांस्टेंट रहे तब हम बोल सकते हैं। अगर अगर ये फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे प्यारे बच्चों, आप बोल सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, वहां से आएगा क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। V जो है प्यारे बच्चों, आपको आएगा I इंटू R के बराबर। इस लॉ को हम बोलते हैं कौन सा लॉ? ओम्स। इस लॉ जो है, इस लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। सर हमें तो पता थी, अच्छे से पढ़ा था, सबने पढ़ा था। इसी लॉ से हमें डिफाइन करना है बेटा ये रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, फिर डेरिवेशन की ओर आएंगे। चलो, रेजिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगा? V डिवाइडेड बाय I। ठीक है बेटा, और रेजिस्टेंस कब आया? जब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन उठाया। इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है बेटा, R आप बोल सकते हो, R इज द क्या है प्यारे बच्चों? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम है रेजिस्टेंस। अगर आपको ये रेजिस्टेंस डिफाइन करना है V बाय I के बराबर, आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस जो है इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो जो है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस बेटा ना V पे डिपेंड करेगा ना I पे। आप बोलोगे सर इक्वेशन में तो V है, इक्वेशन में I है, तो क्यों नहीं V और I पे डिपेंड करेगा? क्योंकि V के बढ़ाने से करंट भी बढ़ेगा, लेकिन इन दो का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट आएगा, उसी रेशियो का नाम रेजिस्टेंस। तो ये है कांस्टेंट बेटा, हमेशा कांस्टेंट, न ये V पे डिपेंड करेगा न ये I पे डिपेंड करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस जो था हमने ओम्स लॉ से डिफाइन किया। एक और स्टेटमेंट है अपोजिशन ऑफ फोर्स, वो छोड़ो, लेकिन हमें यहां इस वाली स्टेटमेंट से ये डिफाइन करना था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें ये जो है ये वाला लॉ जो है हमें ये प्रूव करना है।
प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, हाँ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें प्रूफ करना है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हमें ये प्रूव करना है। तो ओम्स लॉ आप कैसे डिराइव करोगे? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ, चलो प्यारे बच्चों, यहां पे मैं एक कंडक्टर लूंगा। अरे रे भाई, अरे रे भाई, ये कंडक्टर रहा प्यारे बच्चों आपके सामने, ये कंडक्टर रहा। ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने पीछे से बैटरी अटैच की। ठीक है, ये बैटरी अटैच की, आपको पता होगी बेटा, इस कंडक्टर के जो यहां से बैटरी लगाई, इसकी वोल्टेज हमने यहां से पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया। इसकी जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है प्यारे बच्चों, ई के बराबर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। आपको पता है प्यारे बच्चों, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एस्टैब्लिश होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूं प्यारे बच्चों ई है, तो आप बोलोगे सर वो V बाई एल के बराबर। यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लेकिन ये डिटेल में लिखोगे जब आपको बोर्ड एग्जाम आएगा। हम कंसिडर कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ एल, बाहर से हमने बैटरी कनेक्ट की, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर जो है प्यारे बच्चों ए के बराबर है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है V बाई एल के बराबर है। तो डिटेल में ये लिखना है, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स दिखा रहा हूं, लेकिन आपको थ्योरी भी जो है वो डिटेल में लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ? तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बेटा, आपको पता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एस्टैब्लिश होगा कंडक्टर के अंदर, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों, वो ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव साइड उनको अट्रैक्ट करेगा। सो उनकी उसकी वजह से उस पे जो है फोर्स आएगा, फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी क्रिएट होती है। यहां समझ आए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जरा प्यारे बच्चों, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो किसके बराबर है, E बाई एम इंटू टाउ। ये है प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला। ठीक है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला। सो आप यहां पे डिटेल में लिखोगे, हाँ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगा, फोर्स होने की वजह से ये ड्रिफ्ट होगा। कहां की ओर बेटा ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट होगा। इसके पास जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक है, उसी वेलोसिटी का वैल्यू जो है इसके बराबर है। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक करंट दिस वीडी की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी प्यारे बच्चों, करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। करंट आपको प्यारे बच्चों पता है, करंट जो है वेरी गुड NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो है। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। चलो प्यारे बच्चों, आई, जरा आई किसके बराबर आएगा, NEA, VD किसके बराबर, E बाई एम इंटू टाउ। यही है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, बिल्कुल। आई आपको आएगा प्यारे बच्चों, एन, ऊपर एन है, ई तो ई है, स्क्वायर आएगा क्योंकि एक ई और दूसरा ई, एन ई स्क्वायर, ऊपर ए है प्यारे बच्चों, ऊपर ई है प्यारे बच्चों, नीचे एम है और यहां टी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने पहले ही इक्वेशन नंबर 1 से प्रूव करके दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, V बाई एल। सो यूजिंग इक्वेशन 1, जरा आई किसके बराबर आपको निकलेगा प्यारे बच्चों, एन ई स्क्वायर ए बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल आप लिखोगे, इंटू टाउ आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये आया। जरा क्या आया प्यारे बच्चों, अगर आप V देखोगे बेटा क्रॉस मल्टीपल करके, V आपको आएगा M बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए।
इंटू आई। ये है प्यारे बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, टर्म जो है क्रॉस मल्टीपल करके यहां की बस v का वैल्यू निकाला, बाकी मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। ये जो टर्म ब्रैकेट में है, ये जो टर्म ब्रैकेट में है, इसमें क्या क्या है प्यारे बच्चों, m है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। n क्या है प्यारे बच्चों, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल से तक चेंज होता है, अगर हम मटेरियल बदलेंगे ये चेंज होता जाएगा, ठीक। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसके बाद है टाउ, क्या है प्यारे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। अरे ये रिलैक्सेशन टाइम है, हाँ अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो सकता है। और उसके बाद एल है प्यारे बच्चों, लेंथ है, लेंथ हमारे तक है, चेंज हो सकती है। ए भी है, ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी चेंज हो सकता है। सो इसमें अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर हमने एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया, अगर पर्टिकुलर मटेरियल लिया है हमने, क्या जो जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, फिर एन भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक मटेरियल के लिए एन सेम है। अब अगर बेटा तो एन क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज। ठीक है बच्चा लोग, अगर मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो अगर हम मटेरियल एक ही रखेंगे तो एन तो सेम रहा। चलो बेटा, अगर अगर फिजिकल कंडीशन सेम रही, अगर फिजिकल कंडीशंस क्या रही बेटा, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रही बेटा, तो टाउ जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एल जो है वो भी कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। एरिया भी जो है वो भी कांस्टेंट। सो ब्रैकेट में जो भी टर्म है प्यारे बच्चों, इस ब्रैकेट में जो भी टर्म है, ये तो सारी की सारी टर्म ही कांस्टेंट बनेगी, लेकिन कब, जब फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगे। सो हम बोलेंगे देयरफॉर इफ फिजिकल कंडीशंस, देयरफॉर इफ फिजिकल कंडीशंस remain same, therefore if physical conditions remain same, अगर physical conditions same रही तो m divided by n e square tau into l by a जो है, ये सारी टर्म ही क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर ये टर्म कांस्टेंट रही, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i आएगा, क्योंकि ब्रैकेट की सारी टर्म कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, v इज इक्वल टू प्यारे बच्चों i इंटू आर के बराबर। अच्छा, r फिर किसके बराबर आएगा इस हिसाब से, ये कांस्टेंट जो है वही तो r है, सो r बोल सकते हो आप m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो ये आएगा। तो ये बेटा आपकी फाइनल फॉर्मूला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात। क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या था प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन पहले देखिए। स्टेट हमने ओम्स लॉ किया, डिराइव ओम्स लॉ किया, और इस लॉ से हमें डिफाइन रेजिस्टेंस करना है, तो रेजिस्टेंस मैंने पहले ही डिफाइन किया, ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल। अगर आप इसकी अलग से डेफिनेशन लिखना चाहोगे वो भी आप लिख सकोगे। पहले यहां पे द अपोजिशन offered by conductor, the opposition offered by conductor to the flow of current, to the flow of current is called resistance। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। ये दो डेफिनेशन लिख के आपका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जो है वो भी बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था जो कि आपका हो गया। चलो प्यारे बच्चों, अब दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यही था, डिफाइन करना। चलो बेटा, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, आपको किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करने हैं ऑफ, और उसी लॉ से आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन डिराइव करनी है। चलो प्यारे बच्चों, आपको पता है आपको
क्या पता है? किरचॉफ के दो लॉ है। हाँ, अगर सिंपल सर्किट सॉल्व करने होते हैं, अगर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, कोई इश्यू नहीं है। सिंपल सर्किट सॉल्व करने के लिए हमारे पास यूजुअली ओम्स लॉ अवेलेबल है, जो हम अक्सर यूज करते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम यूजुअली अप्लाई करते हैं कौन से सर लॉ? किरचॉफ्स लॉ। हालांकि किरचॉफ्स लॉ सारे सर्किट्स के लिए वैलिड है, लेकिन अक्सर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ दो है नंबर में। एक है किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट रूल, केसीएल जिसको बोलते हैं, या जंक्शन रूल भी आप जिसको बोलते हो, जंक्शन रूल, ठीक है। और दूसरा है प्यारे बच्चों किरचॉफ्स, हाँ, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको आप लूप रूल भी बोलते हो, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। अब प्यारे बच्चों नंबर 1, किरचॉफ्स करंट लॉ। हाय हाय, किरचॉफ्स करंट लॉ आपको एक्सप्लेन करना है। किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसकी पहली स्टेटमेंट सबको याद होगी प्यारे बच्चों। ये क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट meeting at a junction is zero। ठीक है प्यारे बच्चों, जितनी एक जंक्शन है, एक जंक्शन के पास जितनी भी करंट्स मीट होगी, सर कीजिए, सर्किट का एक जंक्शन मैंने लिया, इस पे बहुत सारी करंट्स मीट हुई, ठीक है। कुछ करंट्स एंटर हुई, कुछ करंट्स लीव हुई। इन सब का जब अलजेब्रिक सम करेंगे करंट्स का, वो जीरो के बराबर प्यारे बच्चों आएगा। सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें आएगा, इसमें एक और स्टेटमेंट आएगी, वो आपको अभी पता चलेगी। अगर हम बेटा इनवर्ड करंट क्या लेंगे बेटा? इनवर्ड करंट अगर हम पॉजिटिव लेंगे, एंड आउटवर्ड करंट क्या लेंगे प्यारे बच्चों? नेगेटिव। आउटवर्ड करंट नेगेटिव लेंगे, ठीक है बच्चों। यहां से बेटा एक करंट आई, यहां से दूसरी करंट, यहां से तीसरी, यहां से चौथी, यहां से पांचवी करंट। चलो 5 करंट्स मैंने बनाई, ठीक है बच्चों। आय हाय, ये जंक्शन मैंने लिया प्यारे बच्चों। एक करंट I1 मैंने इनवर्ट रखी, ठीक है। I2 भी मैंने इनवर्ट रखी टुवर्ड जंक्शन। I3 भी मैंने क्या रखी? टुवर्ड जंक्शन। I4 अवे फ्रॉम जंक्शन। I5 अवे फ्रॉम जंक्शन। इन सारी करंट्स का अलजेब्रिक सम जो है प्यारे बच्चों जीरो के बराबर है। अब इस अलजेब्रिक सम में कौन कौन सा सम आएगा? करंट्स, एंटरिंग करंट। अच्छा, एंटरिंग करंट क्या लिखा आपने? पॉजिटिव, सो आप प्लस I1 लिखोगे प्यारे बच्चों, प्लस I2 लिखोगे, प्लस I3 लिखोगे, हाँ 3 करंट्स इनवर्ट, माइनस I4 लिखोगे, माइनस I5 लिखोगे, इक्वल टू जीरो, है ना प्यारे बच्चों। चलो उसके बाद आप लिखोगे प्यारे बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट साइड से लोगे I4 प्लस I5। अरे I1 प्लस I2 प्लस I3 को जानते हो? अरे I1 प्लस I2 प्लस I3 कौन सी करंट से? I1 I2 I3, ये तो वो तीनों करंट से जो एंटर हो रही है। I4 I5 दो करंट जो लीव हो रही है। सो आप यहां बोल सकते हो प्यारे बच्चों सम ऑफ करंट्स entering the junction, sum of currents entering the junction is equal to, ये क्या है प्यारे बच्चों? sum of currents leaving the junction, ठीक है। सो आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। जितनी करंट्स एंटर हुई उतनी करंट्स लीव हुई। इसका मतलब है प्यारे बच्चों नो चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट जंक्शन। हाय हाय, नो चार्ज इज एक्यूमुलेटेड एट जंक्शन के पास कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है। जितनी करंट्स आती है उतनी निकलती है, जितना चार्ज एंटर होता है उतना ही चार्ज बाहर निकलता है। सो ये कौन सा लॉ है? यही तो है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यही है प्यारे बच्चों, ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप किरचॉफ्स जंक्शन रूल बोलते हो। चलो बेटा सेकंड लॉ जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं दोनों लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
ठीक है, या लूप रूल आप बोलते हो। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, द अल्जेब्रिक सम of all the voltages, sum of all the voltages in a closed loop, in a closed loop is equal to zero। एक क्लोज्ड लूप में जितने भी वोल्टेजेस आएंगे, चाहे वो रेजिस्टेंस की वोल्टेजेस हो, चाहे वो बैटरी का ईएमएफ हो, वो भी तो वोल्टेज ही है, उन सब का सम जब क्लोज्ड लूप में करेंगे वो जीरो के बराबर आएगा। सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप जीरो के बराबर है प्यारे बच्चों। अब इसमें जिस तरह से करंट दो तरह की आई, जिसमें करंट्स दो तरह की आई, वोल्टेज भी दो तरह की आएगी, करंट इनवर्ड, करंट आउटवर्ड। वोल्टेज में दो किस्म की वोल्टेज आएगी, वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप। इसमें वोल्टेज राइज एंड वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज फॉल आप बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, वो भी चलेगा प्यारे बच्चों। अब मसला है, अगर आप वोल्टेज राइज लोगे, पॉजिटिव लोगे, खुद साइन कन्वेंशन, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो। चलो मैं सिंपल बोल रहा हूं। और वोल्टेज ड्रॉप जो है प्यारे बच्चों, वो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। टेकिंग वोल्टेज राइज एज पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप एज नेगेटिव। अब वोल्टेज राइज कब होगा और वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम देखेंगे प्यारे बच्चों। रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहां रही प्यारे बच्चों आपकी रेजिस्टेंस, और यहां से करंट आई रेजिस्टेंस आर। अगर आप भी चल रहे हो इस तरह से, आप चले यहां से, जिस तरह से मैंने लेजर लाइट से दिखाया, आप चल रहे हो, करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चल रहे हो, तो वोल्टेज जो है प्यारे बच्चों आप राइज लोगे, और वो वोल्टेज होगा आई इंटू आर। वोल्टेज आप ड्रॉप ले लो जैसे, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हो, तो वोल्टेज जो है प्यारे बच्चों ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा, आई इंटू आर के बराबर। अगर आप अब आप देखो प्यारे बच्चों, करंट यहां से चल रही है लेफ्ट टू राइट, करंट चल रही है लेफ्ट टू राइट, आप चल रहे हो उल्टी डायरेक्शन में। सो इफ यू आर मूविंग, if you are moving opposite to direction of current, if you are moving opposite to direction of current, ठीक है, तो वोल्टेज जो है प्यारे बच्चों वो राइज होगा, क्या होगा, राइज। और वो वोल्टेज राइज किसके बराबर, आई इंटू आर। यहां आप नेगेटिव लोगे, यहां आप पॉजिटिव लोगे। सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप रेजिस्टेंस में चले तो वोल्टेज राइज होगा। अब सेल के अक्रॉस देखेंगे प्यारे बच्चों, सेल, ये है प्यारे बच्चों सेल, हाय हाय, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ हम ई के बराबर मानेंगे। अगर आप चल रहे हो थ्रू द सेल, आपको बीच में सेल आई, लेकिन पहले आपको सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आया, उसके बाद नेगेटिव, पहले आपको पॉजिटिव आया उसके बाद नेगेटिव। सो अगर आप चल रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका जो वोल्टेज ई है प्यारे बच्चों वो ड्रॉप होगा, क्या होगा, ड्रॉप। अगर अब आप चल रहे हो, पहले आपको नेगेटिव आया उसके बाद पॉजिटिव आया, आप चले, आपको सेल आई, पहले नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको जो ईएमएफ है वो आपको राइज आएगा। सो वो आप लोगे पॉजिटिव, यहां पे लोगे नेगेटिव। बेटा क्लियर है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्रॉप, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट राइज। सेल के अक्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज। तो बेटा ये है काफी, इतना ही आपको लिखना है। अब मसला है वो है, इसके साथ हमें डिराइव करना है, अरे रे बाबा, डिराइव करना है कंडीशन, डिराइव कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाऊंगा यहां पे,
हम्म, चलो प्यारे बच्चों, ये आपको बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस भी बनाएंगे। रेजिस्टेंस तो इस तरह से आया प्यारे बच्चों, यहां से रेजिस्टेंस इस तरह से आया बच्चों, रेजिस्टेंस इस तरह से आया, रेजिस्टेंस इस तरह से आया। ये रेजिस्टेंस P, ये रेजिस्टेंस Q, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस F, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस G के बराबर है। तो यहां से प्यारे बच्चों करंट I निकली, यहां से प्यारे बच्चों करंट I निकली। जब ये करंट पहुंची बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 में बनाऊंगा रेड से, पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, और यहाँ पे नीचे पॉइंट नंबर 3, और साइड में पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट्स मैंने बनाए। जब ये करंट पहुंची बेटा, जब ये करंट पहुंची, पूरा नजर रखना बेटा, जब ये करंट पहुंची पॉइंट नंबर 1 के पास, ऊपर से जो करंट है प्यारे बच्चों जो मैंने बनाई, देखो बेटा, जब ये करंट आई पे पास पहुंची, ऊपर से करंट निकलेगी I1। क्या निकलेगी? करंट I1 निकली। टोटल करंट आई, अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो टोटल करंट आई, ऊपर से I1 निकली, जरा नीचे से कितनी निकलेगी? नीचे से निकलेगी I-I1 के बराबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों, आई ऊपर से निकली और पॉइंट 2 के पास पहुंची, नीचे से करंट निकलेगी IG। मैं खुद लिखूंगा, खुद लिखूंगा प्यारे बच्चों IG। जरा बाहर से कितनी निकलेगी? अरे टोटल करंट I1, नीचे से निकली IG, I1 IG, अरे फिर से यहां से I1, यहां से IG, जरा बची कितनी? बची प्यारे बच्चों I1 माइनस IG के बराबर। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों, और जरा यहां से कितनी निकलेगी? देखो IG नीचे आएगी, यहां से I-I1, ये दोनों मिल गए, IG नीचे आ रही है, I-I1 भी नीचे आ रही है, इस 3 पॉइंट के पास दोनों करंट्स मीट हुई, तो एस से जो करंट निकलेगी, एक I-I1 जो है, और इसको ऐड होगा IG, इसको ऐड होगा, तो सारा 4 के पास पहुंचा। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लिख सकते हो पहले पॉइंट में किस एलिमेंट से कितनी करंट फ्लो हुई। आप लिखोगे करंट थ्रू 1 2 जो है 1 2, या करंट थ्रू P आप लिखोगे, कोई इशू नहीं। करंट थ्रू P किसके बराबर है? I1। अच्छा, नीचे करंट थ्रू Q I-I1, करंट थ्रू R I1 - IG, करंट थ्रू S I-I1 प्लस IG, और करंट थ्रू G जो है आप IG लिखोगे। चलो प्यारे बच्चों, ये आया आपका एक लूप, ये आया आपका एक लूप, ये आया आपका एक लूप साइड वाला, और यहां से दूसरा लूप। सो यू हैव गॉट 2 लूप्स, ये एक लूप और ये दूसरा लूप। ये प्यारे बच्चों एक लूप है ना, और ये दूसरा लूप। आपके पास 2 लूप्स आए, इन 2 लूप्स को हम किरचॉफ्स लॉज यूज करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, लूप, जरा लूप का नाम, कहां से जाओगे? 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 1, लूप 1 2 3 1। इसको लगाएंगे प्यारे बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले आप जाओगे 1 से 2, जब आप 1 से 2 गए, आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आप देखो 1 से 2 जा रहे हो, करंट भी जा रही है, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वोल्टेज ड्रॉप होगा -I1 इंटू P, -I1 इंटू P। बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपको आना है फ्रॉम 2 to 3, फिर वापस जाना है 3 से लेकर 1। जब आप 2 to 3 आओगे, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यू आर अगेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो -IG इंटू जी आएगा, -IG इंटू जी प्यारे बच्चों। उसके बाद आप 3 से 1 जाओगे, 3 से 1 करंट लेकिन अपोजिट आ रही है, आप जा रहे हो 3 से 1, करंट अपोजिट आ रही है, तो प्लस आएगा प्यारे बच्चों, प्लस I-I1 इंटू Q, प्लस I-I1 इंटू Q के बराबर। ठीक है, तो P और इन दो को एक साइड, इसको एक साइड, इक्वल टू 0 के बराबर। तो आपको आएगा प्यारे बच्चों I1P प्लस IG इंटू जी, इनको मैंने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड, पॉजिटिव बनेगा, तो यहां से I-I1 इंटू Q। तो ये रहा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। लूप नंबर 1 को मैंने इक्वेशन यूज की।
चलो प्यारे बच्चों, अब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे दूसरे लूप को। 2432, 2432, 2432, 2432। चलो प्यारे बच्चों, लूप 2432 को हम लगाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, 2432 पहले आएगा क्यू। जब आप 2 to 4 जाओ, आए हाय, जब आप 2 to 4 जाओगे प्यारे बच्चों, जब आप जाओगे 2 to 4 जाओगे, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। यू आर अगेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई माइनस आई वन आर, तो माइनस आई वन इंटू आर, माइनस आई वन इंटू आर। बहुत अच्छी बात। फिर आप जाओगे 4 to 3। जब आप आओगे 4 to 3, करंट अपोजिट जा रही है, तो आप लिखोगे आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, प्लस आएगा, प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। ठीक है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। फिर आप जाओगे प्यारे बच्चों फ्रॉम 3 to 2। जब आप गए फ्रॉम 3 to 2, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आई, आपको आई जी इंटू जी आएगा, प्लस प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इस आर को ट्रांसफर करो दूसरे साइड, आपको आएगा आई माइनस आई वन इंटू आर, है ना। चलो आएगा माइनस आई वन, अरे रे, ये आपने बेटा ट्रांसफर किया, प्लस बन गया। ठीक, ये दो अपनी जगह पे रहेंगी, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो इक्वल टू आएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, प्लस आई जी इंटू जी। तो ये आया बेटा ट्रांसफर करके, ये इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी, जो इक्वेशन नंबर 2, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि हमें कंडीशन मिले। सो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 1 and 2। जरा 1 और 2 को डिवाइड करो प्यारे बच्चों, आई वन इंटू पी, आई वन इंटू पी, है ना। उसके बाद है प्लस आई जी इंटू जी, प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू क्यू, प्लस आई माइनस आई वन इंटू क्यू। इसको डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा। जरा किससे डिवाइड होगा, आई माइनस आई वन आर, आई माइनस आई वन इंटू आर, है ना। आई माइनस आई जी इंटू आर, हाँ, आई माइनस आई जी है प्यारे बच्चों यहां पे। आई माइनस आई जी इंटू क्यू है, हाँ, यहाँ पे आई जी है प्यारे बच्चों, गलती हुई, आई माइनस आई जी। और यहाँ पे आई माइनस आई जी है ना, आर के साथ। तो ये ना आर, आप देखो, आर आर जो है, ये जो आर है ना, आर में कितनी करंट है, आई माइनस आई जी है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी आर के साथ, आर के साथ आई माइनस आई जी है। ठीक है, यहाँ पे आर के साथ जो है आई माइनस आई जी है, आर के साथ, आई माइनस आई जी आर के साथ। यहाँ पे आर है, इसके साथ आई माइनस आई जी है, यहाँ पे आर है, आई माइनस आई जी है, बाकी ठीक है। ठीक है, आई माइनस आई जी इंटू आर। ठीक है प्यारे बच्चों, और राइट साइड से क्या है, इसको दूसरी इक्वेशन को राइट साइड से क्या है, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, है ना, प्लस आई जी, प्लस आई जी इंटू एस, प्लस आई जी इंटू जी, प्लस आई जी इंटू जी। ठीक है, तो ये डिवाइड करके ये आंसर मिला। अब बेटा इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होने का मतलब क्या बोलोगे सर, क्या मतलब है बैलेंस्ड होने का। बैलेंस्ड का मतलब है जितना पोटेंशियल 2 के पास उतना ही पोटेंशियल 3 के पास। जब 2 और 3 का पोटेंशियल सेम होगा, कोई करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो नहीं होगी। अच्छा, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन नो करंट, नो करंट flows through,
नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब है Ig का वैल्यू 0। ये यहां पे बेटा ऊपर जो हमने आंसर निकाला इसमें सबस्टिट्यूट करो, जरा आपको रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपको आएगा I1 इंटू पी आया, प्लस Ig का वैल्यू 0 है, ये 0 है। नीचे आपको आएगा Ig का वैल्यू 0, I1 माइनस Ig है ना, I1 माइनस Ig, आर के साथ I1 माइनस Ig, हाँ आर के साथ I1 माइनस Ig है, I1 माइनस Ig है प्यारे बच्चों आर के साथ। आपको आएगा I1, ठीक, माइनस Ig का वैल्यू 0 और R ये आया इक्वल टू, चलो प्यारे बच्चों ऊपर आएगा I माइनस I1 इंटू क्यू, नीचे आएगा प्यारे बच्चों I माइनस I1 इंटू एस, क्योंकि Ig का वैल्यू जहां जहां Ig था मैंने उसका वैल्यू 0 निकाला, ठीक है। चलो प्यारे आपको आएगा I1 इंटू पी, नीचे आएगा I1 इंटू आर, ठीक है। यहां से I माइनस आई वन गया Q बाई एस, I1 भी गया, आपको आया P बाई आर इक्वल टू Q बाई एस, ठीक है। यही कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, या आप बोल सकते हो P बाई Q इक्वल टू R बाई एस। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। पहले लूप नंबर 1 को लूप रूल, उसके बाद दूसरे लूप को लूप रूल, दोनों को डिवाइड करना, फिर Ig का वैल्यू 0 डालना, आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ कहीं जगह मैंने एरर किया था तो वो मैंने दिखाया, I1 माइनस Ig की जगह मैंने थोड़ा गलत लिखा था, वो मैंने साथ साथ करेक्ट किया। चलो बेटा यही दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब बेटा आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर, ये है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलो बेटा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या एक क्रॉस सेक्शन लेंगे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने चार्जेस फ्लो हुए और कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस हिसाब से अगर यूनिफॉर्म करंट होगी हम बोलेंगे बेटा Q बाई टी, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम वो करंट कहलाती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म करंट है प्यारे बच्चों तो आप बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस करंट कहलाती है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। सो करंट क्या, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू हमें देखना है कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। क्यों चार्ज फ्लो हुआ, टाइम इंटरवल टी लगा, यूनिफॉर्म करंट का वैल्यू Q बाई टी। अगर नॉन यूनिफॉर्म करंट है, करंट का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी इंस्टेंटेनियस करंट है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, अच्छा करंट जो है अब आया बेटा चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, हाँ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब है गिव द एसआई यूनिट ऑफ करंट, और इसको डिफाइन करना है। अच्छा एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है प्यारे बच्चों, ये एम्पियर है, क्या है एम्पियर, आपको ये डिफाइन करना है। आई आपको आएगा प्यारे बच्चों Q बाई टी, अब Q है प्यारे बच्चों 1 कूलम, टाइम है प्यारे बच्चों 1 सेकेंड, आई आपको आएगा 1 एम्पियर के बराबर। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट हम बोलोगे व्हेन 1 coulomb charge flows through a cross section, through a cross section in 1 second, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सो करंट की डायरेक्शन जो है प्यारे बच्चों आपको पता है, हम मानते हैं इट इज फ्रॉम, अच्छा नहीं इसमें अपोजिट, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, करंट होगी राइट टू लेफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा हाँ राइट टू लेफ्ट, करंट होगी उल्टी डायरेक्शन में। सो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्यारे बच्चों इस करंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है प्यारे बच्चों, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हमें करंट्स को ऐड करना होता है हम सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं। हाँ करंट जो है उसमें वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता, वेक्टर एडिशन
फॉलो नहीं होता। इसकी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है, ये आप लिख सकते हो। डिफाइन ईएमएफ ऑफ सेल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ डिफाइन करना है, फिर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो रिलेशन है वो आपको। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है, ये प्यारे बच्चों मैंने एक सेल बनाई, ये सेल है, अब मानो ये सेल है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बच्चा ठीक है। तो यहां से ऊपर से मैंने रेजिस्टेंस लगाई, तो इस तरह से ये सेल बन गई। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने आर लगाई। चलो, तो अगर मैं इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाऊं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से प्यारे बच्चों, और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी सेल बन गई, ठीक है, ये आपकी सेल बन गई। ये है प्यारे बच्चों आपकी सेल। ये है प्यारे बच्चों आपकी सेल, ये है आपकी सेल नीचे जो मैंने डॉटेड में बनाई, और बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और ईएमएफ जो है बैटरी का ई है। अब हमें करना क्या है, एक चार्ज को स्टार्ट कराएंगे। मैं यहां पे दिखाऊंगा, एक चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से स्टार्ट कराया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये चलेगा थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, चार्ज आएगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर, फिर अंदर से इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू निकलेगा। अरे रे बाबा, पॉजिटिव से निकला चार्ज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू चला, फिर पहुंचा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, फिर इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू निकल के वापस अपनी जगह पे पहुंचा। यहां पे चार्ज ने मूव किया, एक कंप्लीट सर्किट इसने लिया, फुल साइकिल इसने कंप्लीट किया, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट पॉजिटिव के पास वापस पहुंचा। सो एक यूनिट चार्ज को जो वर्क डन लगेगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यों जो है वह, इसमें चार्ज को चलाना है, चार्ज को मूव कराना है थ्रू वन कंप्लीट साइकिल, थ्रू वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम है ईएमएफ। सो ईएमएफ क्या है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। एक यूनिट चार्ज को पूरे साइकिल को मूव कराने के लिए कितना वर्क आपने किया, वही ईएमएफ कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, अब दूसरा मसला है, अब आपने चार्ज को चलाया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेकिन वापस नहीं लाया, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव तक चलाया। इस केस में जो वर्क होगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। सो अगर आपको ये ईएमएफ है, अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी डिफाइन करना है, ये भी वर्क डन बाई चार्ज ही है, लेकिन आपको चार्ज को मूव कराना है, मूव कराना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक आपको चार्ज को मूव कराना है, वो वर्क डन। सो दोनों है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन ईएमएफ में पूरे साइकिल का काम देखना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव का, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पूरे साइकिल का वर्क डन निकालना है, पूरे साइकिल का, जिसमें कैपिटल आर भी आएगा, स्मॉल आर भी आएगा, ईएमएफ, जिसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लेना है, लेकिन सिर्फ कैपिटल आर लेना है, सिर्फ कैपिटल आर लेना है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेनी है, वो हो गया फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर दूसरी डेफिनेशन भी है, लेकिन वो आगे जाके निकलेगी। चलो प्यारे बच्चों, अब मुझे इनकी रिलेशन ढूंढनी है। ये मानो अब प्यारे बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और यहां पे अरे रे बाबा ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये मैंने सर्किट जो है कंप्लीट किया। चलो प्यारे बच्चों, ईएमएफ में आपको कंप्लीट साइकिल लेना है, क्या लेना है, कंप्लीट साइकिल। चलो बेटा, ईएमएफ ई किसके बराबर, आई टाइम्स, लेकिन आपको टोटल, क्योंकि आपको कंप्लीट साइकिल देखना है ईएमएफ में, आपको टोटल रेजिस्टेंस लेनी है, दोनों सीरीज में है, आपको आएगा आर इफेक्टिव, ठीक है। सो ईएमएफ आपको आएगा प्यारे बच्चों आई टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर,
ई आएगा प्यारे बच्चों आई टाइम्स आर प्लस आई टाइम्स स्मॉल आर। बहुत बहुत अच्छी बात। चलो प्यारे बच्चों, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो। आपको चार्ज लेना है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, अंदर से आपको चार्ज नहीं चलाना है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो वर्क डन होती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी आपको आएगा प्यारे बच्चों आई इंटू कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें सिर्फ कैपिटल आर, तो क्या हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? आपको प्यारे बच्चों ई आएगा, हाँ आई आर के बदले वी प्लस आई आर। तो प्यारे बच्चों ये आपका ईएमएफ है। सो ईएमएफ प्यारे बच्चों आपको V प्लस आई इंटू स्मॉल आर के बदले आया, या V आपको आएगा E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यह है बेटा रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। एक और डेफिनेशन यहां निकलती है, अगर करंट अगर ओपन सर्किट होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा? ओपन सर्किट, यानी कि करंट जीरो। अगर करंट जीरो होगी तो V जो है प्यारे बच्चों E के बराबर आएगा। सो ईएमएफ आप डिफाइन करोगे, इट इज द पोटेंशियल वोल्टेज, it is the voltage across cell, it is the voltage across cell when no current flows, when no current flows। जब कोई करंट नहीं फ्लो होती है तब जो वोल्टेज होती है वही ईएमएफ है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन निकालने के बाद ये डेफिनेशन निकलेगी। अगर करंट फ्लो होगी इन क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में करंट का वैल्यू जो है वो होता है, उस टाइम जो V है उसको पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग। तो मैंने तीनों ये चीजें डिफाइन की। और चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाई? ठीक है, ईएमएफ आपने अभी इक्वेशन में देखा, ईएमएफ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ का वैल्यू हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। क्यों? आपको रीजन बोलना है। अभी तो मैंने बोला, चलो बेटा, व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन, हाँ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, नए पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट इज ओपन उस टाइम करंट किसके बराबर? जीरो। करंट जीरो है उस टाइम, एट दैट स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, इज इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। बट व्हेन सर्किट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब हमने सर्किट को क्लोज किया, आई का वैल्यू कुछ आएगा, आई का वैल्यू कुछ आएगा, आई का वैल्यू नॉन जीरो है। चलो बेटा, अच्छा, अगर आई का कुछ वैल्यू है, आई होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट अब चलेगी, करंट चलने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप विल टेक प्लेस थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सर्किट में करंट थी ही नहीं तो जो ईएमएफ वही पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब मैंने सेल ऑन किया, करंट चल रही है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा? ई तो ऑलरेडी था, अब करंट होने की वजह से माइनस आई आर हुआ, जो अभी मैंने डिराइव भी की। सो इस जो करंट चल रही है, करंट चलने की वजह से एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ, ईएमएफ का वैल्यू कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस वहां से निकला। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा ईएमएफ से कम होगा बाय आई आर। सो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल ड्रॉप, कितना है पोटेंशियल ड्रॉप? आई इंटू आर। बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल ड्रॉप, उस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ जो है वो डिक्रीज होता है। ईएमएफ डिक्रीजेस बाय, कितना डिक्रीज हुआ? आई आर। ईएमएफ डिक्रीज हुआ बाय आई आर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई माइनस आई आर के बदले है, तो ये हमेशा लेस होगा।
या दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, वोल्टेज जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय चार्ज है ओनली थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ओनली थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज थ्रू बोथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ईएमएफ कहलाता है। सो ईएमएफ में मुझे दो वर्क्स करने हैं, एक कैपिटल आर के थ्रू, दूसरा स्मॉल आर के थ्रू, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क करना है ओनली थ्रू कैपिटल आर, जिसकी वजह से ईएमएफ का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि दो वर्क डन करनी है, उसका वैल्यू टर्मिनल का कम होगा। ठीक है, चलो बेटा, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, या डिफाइन द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करनी है, सब ने ये पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हर किसी ने पढ़ा होगा और हर किसी ने पढ़ाया भी होगा, उसमें ये तो आपको पूरी तरह से आता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमने एब्सेंस ऑफ फील्ड होगा, अगर एब्सेंस ऑफ फील्ड होगा, आपको पता है बेटा रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है, हाँ रैंडम। लेकिन जब आपने प्यारे बच्चों एक बैटरी कनेक्ट की और एक साइड से पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे साइड से नेगेटिव टर्मिनल, जितने भी चार्जेस होंगे प्यारे बच्चों, जितने भी चार्जेस होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स विच टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट होंगे, ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, उसी वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, सो इट इज द वेलोसिटी with which electron drifts from negative to positive terminal in the presence of external electric field. In the presence of external electric field is called drift velocity. ठीक है, अब आपको इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे प्यारे बच्चों। हर किसी इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v बन गई। जरा बेटा v1 किसके बराबर आएगा, u1 प्लस a इंटू टाउ वन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला। चलो बेटा v u, क्योंकि डायरेक्शन लेके लगानी है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की फॉर्मूला। दूसरे इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला v2 आएगी प्यारे बच्चों, u के बदले u2 आएगी, प्लस एक्सेलरेशन सबका सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास के बराबर, फोर्स सबका सेम, अभी मैं दिखाऊंगा, फोर्स आएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाय m, सो एक्सेलरेशन, और दूसरे का टाइम t2। सिमिलरली v3 अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, u3 प्लस a इंटू t3 एंड सो ऑन। क्या हम सारी इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को? अब बोलोगे सर v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको आएगा प्यारे बच्चों u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 आया, प्लस a कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, सबको डिवाइडेड बाय n, सबको डिवाइडेड बाय n, सबको डिवाइडेड बाय n। फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, जब आपने फील्ड लगाया उसके बाद जो वेलोसिटी आई उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये फाइनल एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अच्छा, u1 u2 u3 क्या थी? ये वेलोसिटी थी इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, जब फील्ड था ही नहीं, सबकी वेलोसिटी रैंडम। जब हम एवरेज निकालते हैं डायरेक्शन लेके, एक की वेलोसिटी दूसरा कैंसिल करता है, दूसरे की तीसरा कैंसिल, सो नेट एवरेज वेलोसिटी 0 आती है, प्लस एक्सेलरेशन तो ये है, ये टाइम का एवरेज है, वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है बेटा, टाइम्स का एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्यारे बच्चों आपको आएगा a इंटू रिलैक्सेशन टाइम। चलो बेटा, अब हम a का वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन। आपको पता है प्यारे बच्चों, फोर्स, फोर्स होता है बराबर q इंटू ई के बराबर, है ना, फोर्स से q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों? फोर्स आपको आएगा माइनस e इंटू ई, आया।
फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस ई इंटू ई, एक्सेलरेशन किसके बराबर, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन। सबस्टिट्यूट करो इसमें, सो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा प्यारे बच्चों। आपको एक्सेलरेशन क्या लिखोगे एक्सेलरेशन के बदले, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। तो ये है प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, फिर से बेटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तो आपने डिफाइन की वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, अभी आपने डिराइव की। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वाले पार्ट में आपको रिलेशन निकालनी है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, ड्रिफ्ट, अच्छा बेटा जरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर, आप बोलोगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी, आप बोलोगे सर वो माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ के बराबर। ये डायरेक्शन लेके आपको माइनस साइन है। अगर आप डायरेक्शन नहीं लेनी है प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो ना, माइनस ई बाई एम इंटू ई इंटू टाउ। ये है प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको आया ई बाई एम इंटू ई इंटू टाउ। ठीक है, अब मुझे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला देखनी है। चलो प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं एक कंडक्टर लूंगा। ये मैंने प्यारे बच्चों एक कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर के पैरामीटर्स आप देखो, लेंथ में जो है वो मैं एल रखूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मैं ए रखूंगा, और स्मॉल एन में रखूंगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वी है वॉल्यूम, है ना, स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है, वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक। ठीक है प्यारे बच्चों, आप मुझे बोलो बेटा करंट कितनी कंस्टिट्यूट होगी। करंट आपको पता है प्यारे बच्चों, करंट होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है ई और टाइम है टाउ। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अच्छा आप मुझे बोलो बेटा कैपिटल एन का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल एन इंटू वी के बराबर। कैपिटल एन का वैल्यू स्मॉल एन वॉल्यूम होगी प्यारे बच्चों, एरिया इंटू लेंथ के बराबर। ठीक है, सबस्टिट्यूट करो, आई आपको आएगा प्यारे बच्चों, एन के बदले एन ए एल इंटू ई, नीचे टी करोगे। ठीक है, अच्छा एल बाई टी, अरे डिस्टेंस बाई टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, सो आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, या आई आप लिखोगे एन ई ए वी डी। तो ये है प्यारे बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे आपको थोड़ा ये डिटेल्ड आंसर लिखना है। Consider a conductor having length L, cross-sectional area A, the number of free electrons per unit volume is N by V. Therefore, total number of electrons इस तरह से given है, the current constituted is given by, फिर आप ये लिखना। ठीक है, तो मैंने डेरिवेशन दिखाई, तो आप थ्योरी के स्टेप जो है वो आप खुद लिख सकोगे। डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। आपको पता है बेटा, ये जो सेल मैंने बनाई इस तरह से बेटा, सेल यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड, बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब करंट चलती है तो इलेक्ट्रोलाइट इसको कितना अपोजिशन ऑफर करेगा, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। तो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अपोजिशन हाँ offered by electrolyte, electrolyte of cell to the flow of current, to the flow of current। तो किस किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, सब ने पढ़ा होगा, ये आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल आर जो है नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, एल है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस। आर जो है प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया है कितना एरिया इमर्स है इसमें इलेक्ट्रोलाइट में, ए क्या है, ए है एरिया इमर्सिड इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, और रेजिस्टेंस जो है कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड, इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है।
तो इन 4 फैक्टर्स पे बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन ऑटोमोबाइल, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आजकल का विंटर सीजन है, विंटर सीजन में बहुत मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन समर सीजन में अभी प्रेस करते हैं गाड़ी स्टार्ट है, स्कूटर स्टार्ट होता है। ये बोलता है क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों होता है। पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों वार्म डे में। वार्म डे, जब वार्म डे होगा, समर सीजन होगा, उस टाइम टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लेस होगी। इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, चलो मैं लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो फिर से वार्म डे में टेम्परेचर हाई है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस लेस है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू स्मॉल आर के थ्रू जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लेस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो कम हुआ, देयरफॉर मोर वोल्टेज एंड करंट इज अवेलेबल। जब वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, जो अब बच गया वो तो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट कम हुए, 8 वोल्ट तो प्रेजेंट है। सो मोर वोल्टेज एंड करंट इज अवेलेबल टू स्टार्ट। सो कार स्टार्ट इजिली। क्यों इजिली स्टार्ट होती है? क्योंकि अवेलेबल वोल्टेज जो है वो ज्यादा है। चलो प्यारे बच्चों, इन चिली सीजन या विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है बेटा? लेस। टेम्परेचर लेस होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, देयरफॉर मोर वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा, बैटरी की 10 वोल्ट वोल्टेज थी, समर में 2 ही वोल्ट कम हुआ, 8 बच गया। लेकिन विंटर में इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, क्योंकि वी आई इंटू स्मॉल आर होगा। आई इंटू आर होता है ना वोल्टेज, वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा होगा। अगर 10 वोल्ट था, 9 वोल्ट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ही ड्रॉप होगा। देयरफॉर लेस वोल्टेज एंड करंट is available, less voltage and current is available to start होने के लिए कम वोल्टेज और करंट है, therefore it is difficult to start कार। बहुत आसान रीजन। अच्छा, हाउ डज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर वेरी विद टेम्परेचर? आपको पता होगी प्यारे बच्चों, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। ये रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। सो रेजिस्टेंस, जब मैंने ओम्स लॉ डिराइव किया, एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, है ना प्यारे बच्चों। सो रेजिस्टिविटी रो जो है उसकी फॉर्मूला एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये है प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी? एक बार फिर से, एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला है। एम यूनिवर्सल कांस्टेंट, ई यूनिवर्सल कांस्टेंट। सो रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड, एन फैक्टर और टाउ फैक्टर। आपको पता है प्यारे बच्चों, कंडक्टर की बात करेंगे। किसकी बात? कंडक्टर की बात। अगर कंडक्टर में हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एन का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा तो बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी उसकी वजह से थोड़ी कम होगी, लेकिन टाउ का वैल्यू बहुत कम होता है। टाइम, अरे इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट चलता है ताकि इस टाउ का टाइम जो है वो बहुत कम होता है। टाउ का वैल्यू बहुत कम हुआ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुआ। हाँ हाँ, एन का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर यहां पे टाउ फैक्टर रहा। सो कंडक्टर में निकला, इन कंडक्टर विद, शाबाश, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, relaxation time decreases, due to which
रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, ये आया रीजन। रीजन भी साथ में लिखा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ गया, एन से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। चलो अब सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों। सेमीकंडक्टर्स, हाँ रेजिस्टिविटी फिर से प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और टाउ। सेमीकंडक्टर्स में टाउ से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें एन फैक्टर डोमिनेंट है। कंडक्टर्स में टाउ फैक्टर डोमिनेंट था, सेमीकंडक्टर में एन फैक्टर डोमिनेंट है। विद इंक्रीज इन, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, एन का वैल्यू बढ़ता है क्योंकि वहां पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एन का वैल्यू बढ़, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते, होल्स ज्यादा निकलते, एन का वैल्यू बढ़ गया, रेजिस्टिविटी कम हो गई। सो आप बोल सकते हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस ड्यू टू विच रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो रीजन के साथ साथ मैंने बोला डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। आपको पता है प्यारे बच्चों, हाँ ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, यहां पे कितनी, यहां पे करंट फ्लो हो गई, करंट फ्लो होने की वजह से चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होने की वजह से वर्क डन होता है। तो एक सर्किट ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन किया, ठीक है, या कितनी एनर्जी स्पेंड की एक कंप्लीट साइकिल में, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यही वर्क डन आपको निकालनी है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जब चार्ज निकलेगा तो कितनी वर्क डन होगी। आपको पता है प्यारे बच्चों पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना प्यारे बच्चों। जरा वर्क डन किसके बराबर आएगा, Q इंटू वी। अरे यही वर्क डन जो है, यही वर्क डन एनर्जी कहलाएगा। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, Q इंटू वी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको आएगी प्यारे बच्चों Q इंटू वी, ठीक है। Q किसके बराबर आया, अच्छा इन टर्म्स ऑफ करंट, करंट आपको आएगा Q बाई टी, Q आपको आएगा I इंटू टी, ये Q यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको आएगा I इंटू टी इंटू वी, ये आपको एनर्जी आया, ठीक है, ये एनर्जी। चलो बेटा एक और फॉर्मूला जरा, V किसके बराबर, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, आपको आएगा I स्क्वायर आर टी, ये है बेटा एनर्जी की दूसरी फॉर्मूला। चलो बेटा I किसके बराबर, आपको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा I किसके बराबर दूसरा, V बाय आर के बराबर, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आएगा V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू टी, एक आर के साथ गया, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सो हमारे पास एनर्जी की तीन फॉर्मूलाज आई। जरा कौन कौन सी फॉर्मूला आई प्यारे बच्चों एनर्जी की, एक फॉर्मूला आई V इंटू आई इंटू टी, दूसरी फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, तीसरी फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये एनर्जी की फॉर्मूला। अगर आपको बेटा इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना है, द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक सर्किट, work done by electric circuit per unit time, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना काम किया, पावर, पावर आपको आएगा प्यारे बच्चों एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो तीन फॉर्मूलाज एनर्जी की, इनको टाइम से डिवाइड करो, एक फॉर्मूला आपको आएगी आई इंटू वी क्योंकि उसमें टी गायब हो जाएगा, दूसरी फॉर्मूला में आएगा आई स्क्वायर आर, और तीसरी फॉर्मूला में आपको वी स्क्वायर बाय आर आएगा। तो ये बेटा तीन थे। अब स्टेट ओम्स लॉ, एंड ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट ओम्स लॉ तो ऑलरेडी हमने स्टेट किया, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ये कभी बोलेगा माइक्रोस्कोपिक, ये थोड़ा सिंबल सही नहीं आया है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इस तरह से J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये आपको डिराइव करना है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है बेटा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ये मैंने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों,
इसको वोल्टेज V हमने बाहर से अप्लाई की, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हुआ, लेंथ है L के बराबर। चलो प्यारे बच्चों, जरा आप मुझे बोलो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर आएगा? V डिवाइड बाय L के बराबर, है ना? चलो क्रॉस करके जरा V किसके बराबर आएगा? वोल्टेज E इंटू L। लेकिन आप डिटेल में लिखो, कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। तो ये आपका V आया। अब आता फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम विच लॉ? ओम्स लॉ। जरा ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है प्यारे बच्चों? V इज इक्वल टू I इंटू आर, है ना? यही तो है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है प्यारे बच्चों, V इक्वल टू I इंटू आर। चलो V आपको आएगा प्यारे बच्चों I। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला तो आपको पता है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। सर बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, अच्छे से हमें याद पड़ गई। चलो बेटा अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। V जो है, V के बदले E इंटू एल लिखेंगे। हम लिखेंगे E इंटू एल, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ हमने लिखा। राइट हैंड साइड से I तो I है, I के साथ हम A लिखेंगे, उसके बाद रो लिखेंगे, उसके बाद एक और L लिखेंगे। L L के साथ गया, E इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, अरे करंट डेंसिटी कहलाता है। और ये E नहीं है प्यारे बच्चों, ये रो है करंट, हाँ ये रो है रेजिस्टिविटी का रो। सो हम J बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, J इक्वल टू E डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। क्या आया प्यारे बच्चों? J इक्वल टू 1/रो इंटू ई। ठीक है, अच्छा 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी जो है 1/रो के बराबर। सो J आपको आएगा प्यारे बच्चों सिग्मा इंटू ई। यहां पे इसको वेक्टर साइन, यहां पे करंट डेंसिटी को वेक्टर साइन। तो ये है आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन याद रही, पहले V का वैल्यू, फिर V इक्वल टू आई आर, आर का वैल्यू रो इंटू एल बाई ए। चलो बेटा अब वेरी शॉर्ट टाइप है, एक एक लाइन का है, अब जल्दी खत्म होगा। डिफाइन द टर्म करंट डेंसिटी। आपको पता है प्यारे बच्चों करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? करंट पर यूनिट एरिया। एक एरिया लेंगे प्यारे बच्चों, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से करंट आई निकलती है। ठीक है, सो करंट डेंसिटी जो है आई बाई ए। अब अगर करंट, हाँ, इस तरह से निकली, यहां से बेटा करंट आई निकल रही है, यहां से नॉर्मल एन है, ये इसके साथ एंगल थीटा बनाता है। तो आपको पता है जी किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? आई बाई ए कॉस थीटा। तो ये 12th है ना? ये पढ़ा होगा सबने। आई किसके बराबर आएगा? जे इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो आई आपको आएगा प्यारे बच्चों जे डॉट ए के बराबर बी। तो ये करंट डेंसिटी की फॉर्मूलाज है। अच्छा व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? अरे यूनिट बोलो ना, अरे करंट I डिवाइडेड बाई ए है। I का वैल्यू है एम्पियर, A का वैल्यू है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इज करंट डेंसिटी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? अरे करंट खुद क्या है? स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी में डायरेक्शन भी लेते हैं अलोंग द नॉर्मल। सो करंट डेंसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट खुद स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी जो है प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, how does drift velocity of electrons in a metallic conductor vary with increased temperature? आपको देखना है प्यारे बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टेम्परेचर की क्या रिलेशन है इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर में। समझ आ रहा है? चलो प्यारे बच्चों, जरा फॉर्मूला क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? रिलैक्सेशन टाइम वाली फॉर्मूला जो मैंने डिराइव की, E बाई एम इंटू ई इंटू टाउ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर हमने अरे क्या किया, अगर हमने टेम्परेचर क्या बेटा इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, ये जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम कम, इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा, फास्ट चलने की वजह से टाइम जो है प्यारे बच्चों कम होगा। जब टाइम कम होगा सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज। So with increase in temperature, drift velocity decreases. चलो बेटा नेक्स्ट, when a potential difference is applied across the conductor, कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की, कंडक्टर को हमने प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड कनेक्ट किया। हाउ विल ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्मूला क्या? चलो प्यारे बच्चों, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या?
E बाई एम इंटू ई इंटू टाउ, है ना। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना है, सो E के बदले हम V बाई डी लिखेंगे। सो वी डी आपको आएगा प्यारे बच्चों E बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू टाउ। चलो बेटा, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, ये है रिलैक्सेशन टाइम, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ा होगा बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। रो है प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टेंस आपको आएगा एम, रेजिस्टिविटी की अभी आपने फॉर्मूला देखी, एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो ये आएगा बेटा। अब देखो, एम हम कांस्टेंट मानेंगे, चलो एन भी हम कांस्टेंट मानेंगे, ई भी हम कांस्टेंट मानेंगे। अब टाइम जो है, सो रेजिस्टेंस जो है एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली, और रेजिस्टेंस जो है रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी आपको डिफाइन करनी है। रेजिस्टेंस क्या होती है प्यारे बच्चों, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। एल आपको आएगा 1 मीटर, ए आपको आएगा प्यारे बच्चों 1 मीटर स्क्वायर। खुद रखो जरा, रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, सो रो आपको आएगा आर के बराबर। सो आप बोलोगे प्यारे बच्चों रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस के बराबर ही है इफ एल इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, वो तो 1 मीटर क्यूब के बराबर आएगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टिविटी डिपेंड, किस फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला एम एन ई स्क्वायर टाउ, इसमें एल और ए नहीं है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर की रिलेशन। सो रेजिस्टिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ, क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ, क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, तो आपको आंसर देना है और एग्जांपल से आपको समझाना है। क्वेश्चन है इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ, क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, आपको अपना एग्जाम आंसर जो है सपोर्ट करना है विद एग्जाम। चलो बच्चों, आपको पता है ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, नो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। क्यों बेटा, पहली चीज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो ओम्स लॉ बोलता है ये हर किसी चीज के लिए वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर ले लो, सेमीकंडक्टर डायोड ले लो, सेमीकंडक्टर डायोड जो है, थायरिस्टर है, और कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिनमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं आता। सो कुछ ऐसे ये है, सेमीकंडक्टर है, थायरिस्टर है, थर्मिस्टर है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वैलिड नहीं है। और हम यहां पे कंडीशन लगाते हैं जब फिजिकल कंडीशन सेम रही, जब फिजिकल कंडीशंस क्या रही प्यारे बच्चों, सेम। अगर फिजिकल कंडीशन सेम रही उस टाइम भी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं आता है, सो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा क्या हमेशा पॉजिटिव है, नो ये पॉजिटिव होता है किनके लिए, हाय हाय पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए ये नेगेटिव होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इसमें पॉजिटिव होता है मेटल्स में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है,
चलो प्यारे बच्चों, 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ मेटल्स एलॉयज विच हैज हायर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेटल्स में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और एलॉयज में बहुत ही लेस है और सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव है। सो मेटल्स में सबसे ज्यादा होता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ जंक्शन लॉ? जंक्शन लॉ जो है किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। व्हाट इज बेसिस ऑफ लूप लॉ? लूप लॉ किस पे बेस्ड है? किरचॉफ्स लूप लॉ, वो बेस्ड है कॉन्जर्वेशन, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। तो बेटा ये था, मैं इसमें न्यूमेरिकल टच नहीं किया, वो आपने किया होगा क्लासेस में। मैंने आपको वो क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह मैं आपके लिए लाऊंगा इन कमिंग डेज में, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया इसका जो है पीडीएफ हासिल करने के लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्लिक कीजिए, आपको उस टेलीग्राम चैनल में इस वाले जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।